उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव पोस्टल बैलेट से 887 लोगों ने मतदान किया। निर्वाचन आयोग तैयारी वोटिंग की तैयारी में जुटा। चारधाम यात्रा के लिए गठित होगा प्राधिकरण। पर्यटन मंत्री ने कहा सभी तैयारी पूरी। गठन में पहले तीर्थ पुरोहित से सलाह ली जाएगी। टेहरी में अंगीठी के धुएं में दंपति की मौत। बंद कमरे में घुटते हुए दोनों मरे। उत्तराखंड में पाले और कोहरे का येलो अलर्ट। 18 जनवरी से पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव में सरगर्मी। बीजेपी के संकल्प पत्र को कांग्रेस ने झूठा बताया। भाजपा ने कहा अपना विजन पहले बताया। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत 360 में। हूं आपके साथ यश विश्वकर्मा। बुलेटिन का आगाज करेंगे उत्तराखंड की प्रमुख खबरों के साथ। शनिवार को ही कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने ही हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम और गौलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निरीक्षण किया है। उन्होंने निर्माण कार्य करने वाली एजेंसी को 20 जनवरी तक ही कार्य पूरे करने के दिशा निर्देश दिए हैं। 28 जनवरी से ही 14 फरवरी तक हल्द्वानी में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है, जिसमें लगभग 2000 खिलाड़ी भाग लेंगे। कुछ इश्यूज यहाँ पे जो हमारा स्विमिंग पूल है उसकी हीटिंग से रिलेटेड थे, जिसपे काम अभी चल रहा है। और जो कार्यदायी संस्था है उनका कहना है कि वो इसको आज और लेट से लेट कल सुबह तक पूरा कर देगी, ताकि उसके बाद ये हीटिंग को ऑन कर सकें। उसके बाद जो बाकी व्यवस्थाएं इसमें जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है उनको देखना है, जैसे डाइनिंग का हैंगर है, लाउंजेस बनने हैं, अंदर अलग अलग स्पेस डिमार्केट होना है, उसके काम को भी यहाँ पे देखा गया है। और कुछ एक मसले जो बाद में होंगे, जिसमें पब्लिसिटी मटेरियल है, इंटरनल डेकोरेशन है, उसकी भी टीम इन प्लेस आ चुकी है। और जो दूसरी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जिनको केटरिंग देखनी है, किचन देखना है, उनसे भी यहाँ पे बात हो चुकी है। और कुल मिला के इन सभी कामों को तय जो समय सीमा है उसके अनुसार लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और सुनिश्चित करवाया जा रहा है। लीकेज को लेकर भी आप ये लीकेज जो प्राइमरीली जो स्विमिंग पूल है उसका जो पंप है, उसमें जो पंप्स हैं उसमें कुछ जगहों पे लीकेजेस आई है, कुछ जॉइंट्स पे, जिसपे जो कार्यदायी संस्था है वो मरम्मत का काम यहाँ पे कर रही है और उसको ये समय रहते हुए पूरा कर दें। कुछ व्यवस्था रहेगी इसके लिए? पार्किंग के लिए अभी जो पीक लोड है यहाँ पे, एक तो एक्चुअली जो कैपेसिटी स्टेडियम की है उसमें 10,000 के आसपास की कैपेसिटी है। बहुत एथलीट्स होंगे, अन्य लोग भी आएंगे, तो उसको देखते हुए मैंने अभी एसएसपी नैनीताल से कहा है कि वो यहाँ पे एक बार बैठ के प्लान बना लें, अंदर कितने आ सकते हैं। इसमें कुछ मैंडेट जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है उसको भी दिया गया है, तो अतिरिक्त कोई बाहर पार्किंग स्पेस अगर रेगुलेट करना है, बनाया जाना है तो बनाया जाए। थैंक यू। देहरादून से खबर है, जहां पर राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें निकाय चुनाव की तैयारी पर चर्चा की है। बैठक में ही सुशील कुमार ने सभी जनपदों के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों से चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की है। बैठक के दौरान ही सुशील कुमार ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। नगर निकाय चुनाव में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने जिलाधिकारियों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से चुनाव प्रक्रिया, सुरक्षा और सही तरीके से संचालन सुनिश्चित करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। आज राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ निर्वाचन की जो अन्य कार्रवाइयाँ हैं, जो मतदान की कार्रवाई है और मतगणना की कार्रवाई है, उनकी तैयारियों के संबंध में विचार विमर्श किया और सभी जनपदों से उनकी तैयारियों की स्थिति जानी और उनकी समस्याओं को भी जाना, और जिससे कि उसका समय से निराकरण किया जा सके। सभी जनपदों में मतदान दलों के प्रस्थान और मतदान दिवस की पूरी तैयारियां हो गई हैं। पूरी सामग्री सभी जनपदों में तैयार है। वाहनों की व्यवस्था हो चुकी है। कार्मिकों का प्रशिक्षण 2 स्तर पर हो चुका है और इसी प्रकार मतगणना के कार्मिकों की ड्यूटी लगाकर उनका भी प्रशिक्षण हो चुका है। तो सभी तैयारियां सभी जिलों में है। इसके अलावा पुलिस बल की आवश्यकताओं के विषय में भी पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत हुई और यदि कोई कठिनाई है उसके विषय में भी उनसे पूछा गया कि शांति व्यवस्था
पूरी तरह से कायम रहे चुनाव के दिन, और जो भी ऐसे शरारती तत्व हैं उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाइयाँ की जाए, ऐसे निर्देश भी आयोग ने निर्गत किए हैं। तो इस प्रकार चुनाव को सुचारू ढंग से संपन्न कराने हेतु सभी तैयारियां कर ली गई हैं। राजधानी देहरादून के घंटा घर पर ही आज सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूकता के लिए एक विशेष अभियान चलाया है, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तख्तियों पर स्लोगन लिखे हैं जैसे रफ्तार अपना हेलमेट, अपनी सर चलते सुरक्षित, फिर क्या डर लिखकर ही जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अभियान पर ही बात करते हुए देहरादून परिवहन विभाग के अधिकारी शैलेश तिवारी ने बताया कि वाहन चलाते वक्त हेलमेट पहनना और सीट बेल्ट का उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने राजधानी देहरादून में जनता से अपील कर दी है कि अपने बच्चों को भी हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करें और ओवर स्पीड से बचने का ध्यान रखें। जिस तरीके से सड़क सुरक्षा अभियान की बात करी जाए तो आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपके घर में बच्चे हैं, युवा हैं, क्या वो हेलमेट पहनने आप जागरूक करने के लिए इस तरीके से रैली निकाल जा रही है? बिल्कुल, मेरे घर में बेटा भी है, बेटी भी है, लेकिन मैंने आज तक उनको आदत डाली है आप अगर 1 किलोमीटर की दूरी पे भी जाएंगे तो हेलमेट लगा के जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कहाँ पर क्या हो सकता है। तो अगर आप हेलमेट लगाओगे तो जीवन बचाओगे, दूसरे का भी आप मेरी सबसे सभी लोगों से अनुरोध है कि अगर टू-व्हीलर वाहन चला रहे हैं आप लोग, युवा पीढ़ी जा रही है, यहाँ पे जो पीछे बैठने वाला सीनियर राइडर है वहाँ भी हेलमेट पहने। ठीक, सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर लगातार पहल की जा रही है। सर कैमरा लुक करेंगे। जिस तरीके से आज के युवा हेलमेट नहीं पहनते हैं और महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़ कर शामिल ले रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे भी गाड़ी चलाते हैं। सर कैमरा लुक। आज अमर उजाला द्वारा जो है 17 जनवरी 2025 को एक यही अभियान निकालने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आम नागरिक को सबको जानकारी दी जाए कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, जिससे कि दुर्घटनाएं कम हों। तो आज हमारे जो सिविल डिफेंस विभाग है, नागरिक सुरक्षा के हमारे करीब 55 वार्डन जो है यहाँ पर आकर के और ये घंटाघर से और परेड ग्राउंड तक पूरा अभियान जिससे कि लोग जो है सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें और अपने जीवन की रक्षा करें। ठीक, सर इस सड़क सुरक्षा अभियान की अगर बात की जाए तो लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, कुछ महिलाएं भी करती हैं क्योंकि घर में बच्चे हैं, लेकिन वो अभियान जो है धरातल पर नहीं कर पाता है। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जागरूक किया जा रहा है? आज बड़ा ही सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। इसमें लोगों को हेलमेट के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। रोड सेफ्टी में हेलमेट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर आप टू व्हीलर चला रहे हैं तो घर से निकलते समय हेलमेट जरूर पहनें। हेलमेट से क्या होता है कि अगर दुर्घटना हो भी जाती है, सपोज मान लो दुर्घटना हो गई, तो हेलमेट आपको बचाता है, आपका नुकसान कम से कम होगा, आपकी जान बच जाएगी। हेलमेट अगर देखा जाए तो क्या क्या काम करता है, हमारे बॉडी में एक ऑलरेडी हेलमेट है, ब्रेन को एक हेलमेट दिया गया है, ये डबल हेलमेट है। अगर हेलमेट पहन लेते हैं तो डबल प्रोटेक्शन हो जाता है। और हेलमेट क्या बचाता है हमें? सबसे पहले एच मतलब हेड को बचाता है, ई मतलब आई को, एल लिप्स, एम मौत, फिर ई। समान नागरिकता संहिता के पंजीकरण के लिए एक नया पोर्टल तैयार कर लिया गया है। इसे सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ने विकसित कर दिया है, जिसमें ही एक साथ हम 50,000 से अधिक यूजर्स एंट्री कर सकते हैं। इस पोर्टल में ही अत्याधुनिक सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए साइबर हमले से बचाव के लिए नेशनल डाटा सेंटर ने लिंक दिया है, जिसमें ITDA के निदेशक निकिता खंडेलवाल ने ही बताया है कि वेबसाइट की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय डाटा सेंटर का उपयोग किया है, जिससे साइबर हमलावरों के दौरान भी कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं, जैसे कि राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था कि यूसीसी का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डिजिटल प्रणाली के रूप में होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन फील्ड पे। तो उसको देखते हुए जो अभी जो यूसीसी की वेबसाइट कमेटी के आदेश पे और यूसीसी में जो राज्य सरकार के आदेश थे उस भी ITDA द्वारा टेक्निकल रूप से तैयार की गई है। उस वेबसाइट का सिक्योरिटी ऑडिट और एक हम सोर्स कोड रिव्यू बोलते हैं वो हमने करवा लिया है, और उसमें कोई भी टेक्निकल ग्लिचेस ना आए उसके लिए जो भी भारत सरकार की हमारी GIGW गाइडलाइंस होती है उसका पूरा
पूरा पालन किया गया है और सुरक्षा की दृष्टिगत उसको नेशनल डेटा सेंटर पे भी होस्ट किया गया है। और एक ये भी होता है कि जब बहुत यूज़र्स यूज़ करते हैं तो टेक्निकल ग्लिचेस भी आने की दिक्कतें होती है, कभी यूज़र्स को कुछ है तो उसके लिए एक टेक्निकल हेल्प डेस्क का भी टोल फ्री नंबर लेके स्टार्ट कर दिया है। अभी तो क्योंकि ट्रेनिंग चल रही है तो वो ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए, बाकी भविष्य में जब वो CSC के माध्यम से और अन्य माध्यम से जब लॉन्च होगी तो वो टेक्निकल हेल्प डेस्क किसी भी तकनीकी ग्लिचेस के लिए वो सुचारू रहेगा। प्रदेश में सड़क हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है तो वही 3.31% की बढ़ोतरी हो गई है। यातायात निदेशालय के आंकड़ों के अनुसार ही यह वृद्धि चिंताजनक है, जबकि प्रवर्तन कार्यवाही में भी यह कमी है। यातायात निदेशालय ने सभी जनपदों में SSP और SP को निर्देशित कर दिया है। वे प्रवर्तन अधिकारियों को सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। साथ ही दुर्घटनाओं को विश्लेषण कर कारणों को पता लगाने और यदि प्रवर्तन से हादसा रोका जा सकता है तो संबंधित अधिकारियों को के खिलाफ कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए हैं। आपने जांच के विषय भी दिया है और प्रवर्तन की कार्रवाई में भी कमी देखने को मिली है, क्या है सब पूरा? जितने भी मेजर एक्सीडेंट्स हैं उनको सभी को हम लोग रिव्यू कर रहे हैं, क्या कारण रहे, जहाँ पर भी हमको लगता है कि कुछ ऐसी एनफोर्समेंट के लेवल पे इश्यूज़ हैं जिन पे हम बेहतर कर सकते हैं, उनको लेकर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको कम्युनिकेट किया गया है। एनफोर्समेंट को और ज़्यादा इफेक्टिव कैसे हम लोग कर सकते हैं और एक्सीडेंट को मिनिमाइज़ करने के लिए जो भी उनको रिव्यू करने के बाद, एग्जामिन करने के बाद जो भी रीजंस हमको समझ में आते हैं जहाँ से उनको मिनिमाइज़ किया जा सकता है, उसको लेकर के भी डिटेल्स में डायरेक्शंस जो है डिस्ट्रिक्ट्स को इशू किए गए हैं। और जहाँ पर एनफोर्समेंट में कमी आई है उनको खासतौर से बताया गया है। जो डिस्ट्रिक्ट्स जो है जो आइडेंटिफाई हुए हैं जहाँ पर कुछ एनफोर्समेंट कम देखा गया है, उनको कम्युनिकेट किया है कि एनफोर्समेंट को बढ़ाया जाए और फोकस रहें कि किस तरीके से एक्सीडेंट को हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जो भी एनफोर्समेंट की कार्रवाई है वो उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। चारधाम प्राधिकरण की व्यवस्था पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि यात्रा के संचालन को लेकर मंथन जारी है और उन्होंने बताया कि धामों की कैरिंग कैपेसिटी के अनुसार ही यात्रा को भेजा जाएगा ताकि यात्रा सुचारू रूप से चल सके। इसके अलावा शासन प्रशासन द्वारा ही बैठक की जा रही है। जल्द ही स्वयं भी प्राधिकरण की व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। प्राधिकरण के अंदर जो यात्रा के संचालन को देखा जा रहा है कि संचालन के अंदर सुविधा दी जाए और कैरिंग कैपेसिटी जो जहां की है, जिस धाम की है, उस कैरिंग के सब कैपेसिटी के मुताबिक लोग पहुंचे, लोगों को सुविधा मिले, यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे, ये हमारा कहना है। और इसी के लिए जो है पहले आनंद वर्धन जी ने एक मीटिंग ले ली है, उसके बाद फिर मैं मीटिंग लूंगा और इसमें सभी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के सुझाव लिए जाएंगे, चाहे ट्रांसपोर्ट वाले हों चाहे सभी लोग हों। और हमारा ये मानना है कि जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के लोग हैं और ट्रांसपोर्ट में जो काम करते हैं वो GST का बिल हमारे उत्तराखंड में काटें। अगर टैक्सी का GST का बिल दिल्ली में कटता है तो दिल्ली की स्टेट को लाभ होता है, उत्तराखंड को लाभ नहीं मिलता। तो हम ये चाहते हैं कि यात्रा करने वाले, क्योंकि यात्रा को हरिद्वार से ऋषिकेश से प्रारंभ करते हैं, तो GST के समस्त बिल जो हैं वो उत्तराखंड में ही कटने चाहिए। प्रयागराज में चल रही महाकुंभ के लिए देहरादून में फाफामऊ रेलवे स्टेशन तक एक विशेष आरक्षित ट्रेन शुरू कर दी गई है। इस ट्रेन में ही 1200 यात्री यात्रा कर सकते हैं, जिसमें 2 सामान्य, 12 स्लीपर और एक AC 3rd 2nd कोच होंगी। ट्रेन 18, 21, 24 जनवरी और 9, 16, 23 जनवरी को ही देहरादून से सुबह 8:10 पर रवाना होगी, जो फाफामऊ पहुंचेगी। वापसी में ही 19, 22, 25 और 10, 17, 14 जनवरी फरवरी को ही सुबह 6:30 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। पूरा किलोमीटर जो है 733 किलोमीटर होगा। यात्री सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। ये देहरादून से भी एक चलाई जाएगी स्पेशल ट्रेन महाकुंभ के उपलक्ष्य में, देहरादून से आपके प्रयागराज के लिए।
और ये प्रयागराज से करीब आपके 10-15 किलोमीटर पहले एक स्टेशन पड़ता है फावा माऊ, वहाँ के लिए मतलब जाएगी यहाँ से। और ये मॉर्निंग में सुबह 8:15 बजे जाएगी, रात को करीब आपके 12 बजे 23:50 एग्जैक्ट वहाँ पहुँचती है ये। और फिर वहाँ से ये सुबह चलेगी आपके, इसका सुबह चलने का टाइम है वहाँ से आपका 6:30 बजे, सॉरी ये हाँ 6:30 बजे वहाँ से चलेगी फिर, और वापस ये देहरादून आएगी। देहरादून पहुँचेगी आपके 9:30 बजे नेक्स्ट डे। तो ये टोटल 6 ट्रिप है हमारी यहाँ से, देहरादून से 6 ट्रिप है आपके। इनके डेट्स हैं कि आपके जनवरी में है 18 तारीख, 21 तारीख, 24 तारीख, 3 दिन जनवरी में है। उसके बाद फिर फरवरी में है 9 तारीख, 16 तारीख और 23 तारीख। टोटल 6 ट्रिप जाने की हैं, और वैसे ही 6 ट्रिप वापसी की भी हैं। जनवरी में है आपके 19 तारीख, 22 तारीख, 25 तारीख, इन 3 दिन वहाँ से भी आएगी। और फरवरी में 10 तारीख, 17 तारीख और 24 तारीख के टोटल 6 ट्रिप जाने के, 6 ट्रिप आने के। इसमें किराया बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें देखिए, एक तो ये देख लीजिए कोच कंपोजिशन, इसमें रहेंगे टोटल 18 गाड़ियाँ रहेंगी, जिसमें कि आपका एक तो रहेगा इसमें आपका एसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में ही इस बार देहरादून की फूलचंद नारी शिल्पा कन्या बालिका इंटर कॉलेज की 11वीं की छात्रा प्रीति तपाली को प्रधानमंत्री से बात करने का अवसर मिलेगा। बताना चाहेंगे, विधायकी शिक्षा विद्यालय शिक्षा महाविद्यालय झरना कामठान में ही राज्य का कोटा 2 बच्चों को मिला गया था, जिसमें ही प्रीति का चयन हुआ है और एक अन्य बच्चे का भी चयन किया जाएगा। देखिए, ये परीक्षा पे चर्चा का 8th एडिशन जो है वो अभी इस पे कार्रवाई चल रही है, और इसमें हमारे स्टेट से 2 स्टूडेंट्स का कोटा है, और इसमें लगभग 2,98,000 छात्राओं ने जो है रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जो लगभग 23% के आसपास है। और इसमें गत वर्ष 11% था ये, बढ़ करके लगभग 23% हो गया है। टोटल एनरोलमेंट हमारे स्टेट का जो टारगेट था वो 12 लाख था, तो उसके अगेंस्ट लगभग 3 लाख यानी 2,98,000 बच्चों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करा दिया है। तो उसमें चूँकि स्टेट का कोटा 2 स्टूडेंट्स का था, तो उसमें से एक स्टूडेंट को 12 तारीख को भारत सरकार में बुलाया गया था, तो जिसके तहत फूलचंद नारी शिल्प इंटर कॉलेज की एक कक्षा 11 की छात्रा है प्रीति करके, उसको सिलेक्शन किया गया था, उसको वहाँ भेजा गया था। और जो वहाँ पे टॉपिक था वो बिल्डिंग फोकस एंड मेमोरी द स्पोर्ट्स मेंटालिटी था। तो उस पर चर्चा के लिए उसको वहाँ बुलाया गया था। और इसके बाद अब हमें फाइनल करके जो है एक छात्र या छात्रा का चयन और करना है, जो भी डेट वहाँ से डिसाइड होगी तो उसमें उसको सिलेक्ट करके यहाँ से भेजा जाएगा। इसके लिए हमारे स्टेट लेवल पे कमिटीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है, और वो जितने भी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है या उन्होंने जो भी उसमें अपना क्वेश्चनियर प्रस्तुत किया है उसके आधार पर असेसमेंट करेंगे, और फिर चयन करके जो है अंतिम जो भी छात्र छात्रा जिसका चयन होगा उसका नाम जो है अंतिम अतिथि को वहाँ पार्टिसिपेशन के लिए रिकमेंड किया जाएगा। हरिद्वार के शिवालिक नगर पालिका में ही निवर्तमान अध्यक्ष राजीव शर्मा ने अपने गृह क्षेत्र में डोर टू डोर जनसंपर्क किया है। इस दौरान ही उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण विकास कार्य किए हैं, जिनका परिणाम यह है कि जनता से उन्हें अपार समर्थन मिल रहा है। उन्होंने दावा कर दिया है कि अगर फिर से चुनाव जीतेंगे तो जनता की सभी जरूरत पूरा करेंगे। राजीव शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा ही इस क्षेत्र में कोई ठोस विकास कार्य नहीं किए हैं और कांग्रेस के नेता उनके आसपास भी नहीं दिखाई देंगे। तो वही उन्होंने अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को जनता के बीच रखा है। नवोदय नगर चले जाओ, आप सुभाष नगर चले जाओ, आप रामधाम में हो, आप जहाँ यहाँ खड़े हैं शिवालिक नगर में हो, टेरी विस्थापित में हो, आप जहाँ भी जाओगे, आप लोगों ने अगर 6 साल पहले इस नगर पालिका क्षेत्र को कवर किया होगा, उस समय कोई फुटेज हो, वीडियो हो तो आप डालना, आपको कहीं सड़क नाम की चीज़ नहीं दिखाई देगी। आज आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, हमारा ये न्यू शिवालिक नगर है, वार्ड नंबर 5 है, एक सड़क बनी है। पूरे नगर पालिका क्षेत्र में आपको चमचमाती सड़कें, जगमगाती हुई लाइटें, ये हाई मास्क लाइट जो हमारे ठीक पीछे ऐसी 45 से ज़्यादा हाई मास्क लाइट, सब कुछ आपको चारों तरफ भव्य दिव्य साफ सुंदर स्वच्छ दिखाई देगा। और इस काम की वजह से ये काम बोल रहा है, लोग हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, जनता आशीर्वाद दे रही है, और उनके आशीर्वाद से 23 तारीख को हमारे 13 के 13 सभासद और अध्यक्ष के रूप में मैं, हम सब भारी मतों से जीतने वाले हैं। 25 तारीख को मतगणना होगी, इस समय तक सब कुछ आपके सामने आ जाएगा।
भाजपा द्वारा ही हरिद्वार में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कई चौराहों पर ही सुझाव पीटें रखी गई हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता लव शर्मा ने बताया है कि इन पार्टियों के माध्यम से ही लोगों की राय और शिकायतें जानी जा रही हैं ताकि जनता से जुड़ाव हो सके। उनका कहना है कि लोगों की शिकायतें दूर की जाएंगी और उनके सुझाव पर काम होगा। रेडी अनिवार्य की आज सुझाव पत्र हमारे क्या इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत चलने वाला दल है और ये किसी से छिपा नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय चुनाव के अंतर्गत मेयर प्रत्याशी किरण जैसल जी के चुनाव घोषणा पत्र, जो मैनिफेस्टो जिसको कहते हैं, उसके संबंध में शहर के लगभग 1 दर्जन से अधिक प्रमुख चौराहों पर ये पेटिका रखी है, जिसके अंतर्गत आम जनमानस से, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या फिर समाज के बुद्धिजीवी लोग, तरह तरह के व्यक्तियों ने आज अपने सुझाव दिए हैं कि किस प्रकार नगर निगम हमारा होना चाहिए, क्या हमारी उसकी आवश्यकता है, क्या मूलभूत सुविधा उसमें जुड़नी चाहिए और किस प्रकार हम अपना हरिद्वार नगर निगम होना चाहिए। इस तरह का सुझाव आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिया गया है और मैं समझता नहीं कि शायद आप भी सारी हरिद्वार में आप बाइट लेते हैं, जो आप सारा चीज़ें देखते हैं, मुझे लगता नहीं कि शायद आपको भी कहीं संज्ञान में ऐसा आया होगा किसी राजनीतिक दल ने इस तरफ का। खासकर बस इतना ही।